स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि ये कैसे होता है? आप अपने फोन पर एक क्लिक करते हैं और दुनिया के किसी दूसरे कोने में रखे सर्वर से एक वीडियो सेकंडों में स्ट्रीम होने लगता है। बिल्कुल जादू जैसा लगता है। हाँ, जादू जैसा। लेकिन असल में ये तारों, सिग्नलों और कुछ बहुत ही स्मार्ट नियमों का एक अदृश्य जाल है। आज हम इसी जाल के ताने बाने को समझने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास कम्युनिकेशन और नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स पर कुछ बेहतरीन सोर्स हैं और हमारा मिशन है इस जटिल दुनिया को आसान बनाना। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां शायद कोई उम्मीद भी नहीं करेगा। कहाँ से? 1960 के दशक में अमेरिकी सेना के एक प्रोजेक्ट से। उस वक्त डर था परमाणु हमले का। सवाल ये था कि अगर देश के कम्युनिकेशन सेंटर तबाह हो जाए तो क्या संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा? अच्छा। इसी सवाल के जवाब में आरपानेट का जन्म हुआ, जो आज के इंटरनेट का कह सकते हैं दादाजी है। मतलब इंटरनेट की नींव ही इस सोच पर रखी गई थी कि इसे तबाह करना लगभग नामुमकिन हो। एग्जैक्टली। ये तो अपने आप में ही एक जबरदस्त आइडिया है। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब जब कंप्यूटर नए नए आए थे तो वे तो अकेले ही काम करते थे, उन्हें जोड़ने का ख्याल क्यों आया? इसकी वजह बहुत बहुत प्रैक्टिकल थी। सोचिए, उस जमाने में अगर आपको कोई फाइल किसी और को देनी हो तो आप उसे एक बड़ी सी फ्लॉपी डिस्क पर कॉपी करते हाँ। और फिर चलकर उसकी डेस्क तक जाते। हाँ। इसे कहते थे स्नीकर नेट। बहुत धीमा और झंझट वाला काम था। तो सबसे पहली जरूरत थी रिसोर्स शेयरिंग की। रिसोर्स शेयरिंग मतलब एक ही प्रिंटर, स्कैनर या फाइल को कई लोग इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। हाँ, ये तो आज भी होता है। ऑफिस में 20 लोग होते हैं, वो प्रिंटर एक ही होता है। तो एक जरूरत तो पैसे बचाने की भी रही होगी। यही दूसरा पॉइंट है, लागत। 20 प्रिंटर खरीदने से एक बड़ा अच्छा प्रिंटर खरीदना कहीं ज्यादा सस्ता है ना? बिल्कुल। तीसरी वजह थी विश्वसनीयता, मतलब रिलायबिलिटी। अगर आपकी जरूरी फाइल सिर्फ आपके कंप्यूटर पर है और वो खराब हो गया तो सब गया। लेकिन नेटवर्क पर आप उसकी कॉपी किसी दूसरे कंप्यूटर या सर्वर पर रख सकते हैं। आज हम जिसे क्लाउड बैकअप कहते हैं, वो इसी पुराने सिद्धांत का मॉडर्न रूप है। और चौथी वजह तो शायद सबसे जाहिर है, आपस में बात करना। कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन, ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉल्स, ये सब तो बिना नेटवर्क के मुमकिन ही नहीं। सही कहा। और आरपानेट का मुख्य लक्ष्य यही विश्वसनीयता और कम्युनिकेशन था। एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो किसी एक हिस्से के खराब होने पर भी चलता रहे, काम करता रहे। हाँ। इसी सैन्य जरूरत ने उस इंटरनेट की नींव रखी जो आज हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो कंप्यूटर आपस में जुड़ गए, लेकिन वो एक दूसरे को डेटा भेजते कैसे हैं? मेरा मतलब, अगर मुझे दिल्ली से मुंबई एक ईमेल भेजना है तो वो पूरा का पूरा ईमेल एक साथ जाता है? ये प्रोसेस कैसे काम करता है? यहाँ स्विचिंग टेक्नोलॉजी का जिक्र आता है। ये समझना बहुत जरूरी है। इसे समझने के लिए पुरानी टेलीफोन लाइनों के बारे में सोचिए। वो सर्किट स्विचिंग पे काम करती थी। सर्किट स्विचिंग? हाँ, जब आप किसी को कॉल करते थे तो आपके और उसके बीच एक डेडिकेटेड फिजिकल रास्ता बनाया जाता था, एक तार का कनेक्शन। अच्छा। जब तक आप बात कर रहे हैं वो लाइन सिर्फ आपके लिए रिजर्व है, चाहे आप बोल रहे हो या चुप हो। अच्छा, तो क्या इसीलिए पुराने जमाने की फिल्मों में ऑपरेटर कहता था मैं आपकी लाइन कनेक्ट कर रही हूँ? मतलब वो सच में एक सर्किट बना रहा होता था? बिल्कुल, वो फिजिकली एक सर्किट पूरा करती थी। इसका फायदा ये था कि कनेक्शन की गारंटी थी, लेकिन ये बहुत इनएफिशिएंट था। इनएफिशिएंट कैसे? सोचिए, आप फोन पर 5 मिनट चुप रहे, फिर भी उस लाइन का पैसा लग रहा है, क्योंकि वो आपके लिए ब्लॉक है। इंटरनेट इस तरह काम नहीं कर सकता था, तो एक नई तकनीक आई, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग, ये नाम से ही लग रहा है कि इसमें डेटा के पैकेट बनाए जाते होंगे। एकदम सही। इस तकनीक में आपके डेटा को, चाहे वो ईमेल हो, फोटो हो या वीडियो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। हर टुकड़े को एक पैकेट कहते हैं। अच्छा। हर पैकेट पर भेजने वाले और पाने वाले का पता लिखा होता है और फिर उन्हें नेटवर्क में छोड़ दिया जाता है। एक मिनट, मतलब मेरे एक ही ईमेल के अलग अलग हिस्से अलग अलग रास्तों से जा सकते हैं? हाँ, यही तो इसका कमाल है। एक पैकेट शायद मुंबई से पुणे होकर जाए, दूसरा सीधे दिल्ली से। वो सबसे छोटा और सबसे तेज रास्ता ढूंढते हैं, और जब सारे पैकेट अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें फिर से सही क्रम में जोड़कर आपका ओरिजिनल ईमेल बना दिया जाता है। वाह! इसका सबसे बड़ा फायदा सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि मजबूती है। मजबूती? वो कैसे? ये आरपानेट के ओरिजिनल आइडिया से जुड़ा है। सोचिए, इंटरनेट हजारों रास्तों का एक जाल है।
अगर कोई एक रास्ता, मान लीजिए किसी शहर का कोई सर्वर डाउन हो गया या केबल कट गई, तो सर्किट स्विचिंग में कनेक्शन टूट जाता। एक कैट वीडियोस को बिना रोके हम तक पहुंचाती है। वाह, ये तो सच में कमाल है। तो ये स्मार्ट पैकेट्स हवा में तो उड़ते नहीं होंगे, ये चलते किस पर हैं? मतलब मेरे लैपटॉप में तो कोई तार नहीं लगा, पर मुझे पता है कि दुनिया भर में समंदर के नीचे मोटी-मोटी केबल्स बिछी हैं। बिल्कुल। डेटा को ले जाने वाले माध्यम यानी ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह के होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड में सबसे बेसिक है ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा, ये वही तांबे के तार हैं जो पुराने लैंडलाइन फोन में इस्तेमाल होते थे। हाँ, वही। ये सस्ते हैं लेकिन ज्यादा दूरी पर इनका सिग्नल कमजोर हो जाता है। इससे बेहतर केबल टीवी वाला तार होता है जिसे कोएक्शियल केबल कहते हैं। वो थोड़ा मोटा और ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन असली गेम चेंजर तो कुछ और है ना? मैंने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सुना है। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर ने नेटवर्किंग में क्रांति ला दी। ये कांच या प्लास्टिक का एक बहुत ही पतला रेशा होता है, लगभग इंसान के बाल जितना मोटा। इतना पतला? हाँ, और ये डेटा को बिजली के सिग्नल्स की तरह नहीं बल्कि लाइट यानी प्रकाश की पल्स के रूप में भेजता है। डेटा सचमुच प्रकाश के गति से चलता है। एक मिनट, मतलब डेटा तारों में बिजली बनकर नहीं, रोशनी बनकर दौड़ रहा है। एग्जैक्टली, इसीलिए ये अविश्वसनीय रूप से तेज है। इसकी डेटा ले जाने की क्षमता, जिसे हम बैंडविड्थ कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है और इस पर बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शोर का कोई असर नहीं होता। अच्छा। और ये डेटा को हजारों किलोमीटर तक बिना किसी नुकसान के भेज सकता है। यही वो तकनीक है जो महाद्वीपों को समंदर के नीचे बिछी केबलों से जोड़ती है। जाहिर है ये महंगी भी होगी, लेकिन फिर ये वायरलेस का क्या चक्कर है? वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब कैसे काम करता है? वायरलेस टेक्नोलॉजी हमें तारों से आज़ादी देती है। ये रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करती है। आपका वाईफाई राउटर, आपका मोबाइल फोन, ब्लूटूथ हेडफोन, सब रेडियो तरंगों पर? हाँ, ये सब रेडियो तरंगों पर ही डेटा भेजते हैं और रिसीव करते हैं। ये तरंगे हर दिशा में फैलती हैं, इसलिए कनेक्शन आसान होता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ये वायर्ड कनेक्शन के मुकाबले कम सिक्योर होता है, क्योंकि कोई भी इन सिग्नलों को हवा में पकड़ सकता है। सोच में ब्लूटूथ के नाम के पीछे की एक मजेदार कहानी भी है। हाँ, राजा हैरल्ड ब्लूटूथ वाली। हाँ, कहते हैं इसका नाम डेनमार्क के 10वीं सदी के एक राजा हैरल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था। ये सच है। राजा हैरल्ड ने अलग अलग कबीलों को एकजुट करके एक राज्य बनाया था। उसी तरह ब्लूटूथ का मकसद भी अलग अलग तरह के डिवाइसों, फोन, लैपटॉप, हेडफोन, घड़ी को एक साथ जोड़ना था। ये एक अच्छा उदाहरण है कि टेक्नोलॉजी में नाम भी कितने सोच समझ कर रखे जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास केबल्स हैं और रेडियो तरंगे भी। लेकिन मेरे घर में जो एक डिब्बा है जिसमें लाइटें जलती बुझती रहती हैं, जिसे हम राउटर कहते हैं, वो क्या करता है? और क्या ये मॉडेम, स्विच, हब जैसी चीजों से अलग है? ये सारे डिवाइस क्या काम करते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आपके घर के नेटवर्क का उदाहरण लेते हैं। बाहर से जो इंटरनेट की लाइन आती है, वो सबसे पहले मॉडेम में लगती है। मॉडेम? हाँ, मॉडेम का काम है आपके इंटरनेट प्रोवाइडर की भाषा यानी एनालॉग सिग्नल को आपके कंप्यूटर की भाषा मतलब डिजिटल सिग्नल में बदलना और वापस भेजना। ये एक ट्रांसलेटर की तरह है। ठीक है, तो मॉडेम ने इंटरनेट को घर के अंदर समझने लायक बना दिया। अब राउटर का क्या काम है? राउटर आपके घर का ट्रैफिक पुलिस वाला है। ट्रैफिक पुलिस वाला? हाँ, वो ये तय करता है कि इंटरनेट का कौन सा डेटा किस डिवाइस पर जाएगा। आपने लैपटॉप पर जो सर्च किया वो लैपटॉप को मिले और फोन पर जो वीडियो चल रहा है वो फोन को। अच्छा। राउटर के अंदर ही एक और स्मार्ट डिवाइस होता है जिसे स्विच कहते हैं। स्विच ये जानता है कि आपका लैपटॉप, फोन और स्मार्ट टीवी किस किस पोर्ट से जुड़े हैं। वो डेटा को फुसफुसाकर सिर्फ उसी डिवाइस को भेजता है जिसके लिए वो है। हाँ, फुसफुसाकर, ये अच्छा तरीका है समझाने का। हाँ, क्योंकि इसका पुराना वर्जन जिसे हब कहते थे वो फुसफुसाता नहीं था, वो चिल्लाता था। चिल्लाता था? हब के पास जो भी डेटा आता था वो उसे अपने से जुड़े हर डिवाइस को भेज देता था। इससे नेटवर्क पर बहुत फालतू का ट्रैफिक होता था और सब कुछ धीमा हो जाता था। इसीलिए आज आपको हब शायद ही कहीं देखने को मिले। तो मतलब मेरे घर का जो वाईफाई राउटर है वो असल में मॉडेम, राउटर और स्विच तीनों का काम एक ही डिब्बे में कर रहा है? ज्यादातर मामलों में हाँ। और इन डिवाइसों को जिस तरह से जोड़ा जाता है उसे ही टोपोलॉजी कहते हैं, है ना? नेटवर्क का नक्शा। बिल्कुल। आज सबसे आम स्टार टोपोलॉजी है जो आपके घर में भी है। सारे डिवाइस एक सेंट्रल पॉइंट। मेरे राउटर से? हाँ, आपके राउटर से जुड़े हैं। एक डिवाइस खराब हो जाए तो बाकियों पर असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका राउटर ही बंद हो गया तो पूरा नेटवर्क ठप। सब बंद?
पुरानी टोपोलॉजी जैसे बस या रिंग अब कम इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि उनमें एक जगह गड़बड़ी होने से पूरा नेटवर्क बैठ जाता था। ये तो समझ आ गया, पर मेरा होम नेटवर्क और मेरे ऑफिस का नेटवर्क और पूरा इंटरनेट, ये सब आकार में बहुत अलग है। क्या इनके लिए भी अलग-अलग नाम है? हाँ, नेटवर्क को उनके ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बांटा जाता है। जो नेटवर्क एक बिल्डिंग, घर या कैंपस तक सीमित रहता है, उसे लैन कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क। बिल्कुल, लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें स्पीड बहुत तेज होती है। जब कई लैन को एक पूरे शहर में जोड़ दिया जाता है, जैसे किसी केबल कंपनी का नेटवर्क, तो वो मैन बन जाता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सही। और इंटरनेट? इंटरनेट। तो WAN होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। एग्जैक्टली। इंटरनेट सबसे बड़ा उदाहरण है WAN का। ये देशों और महाद्वीपों में फैला हुआ है। ये दुनिया भर के अनगिनत लैन और मैन को उन्हीं ऑप्टिकल फाइबर केबलों और सैटेलाइट्स के जरिए जोड़ता है, जिनकी हमने बात की थी। ठीक है, तो अब जब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ गया है, तो दरवाजे अनचाहे मेहमानों के लिए भी खुल जाते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा। सोर्स में कुछ आम खतरों जैसे वायरस, वर्म्स और ट्रोजन हॉर्स के बीच फर्क बताया गया है। ये क्या है? ये तीनों नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर हैं, जिन्हें मैलवेयर कहते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग-अलग है। वायरस को फैलने के लिए एक होस्ट की जरूरत होती है। होस्ट मतलब कोई फाइल या प्रोग्राम? हाँ, जब आप उस संक्रमित फाइल को खोलते हैं तो वायरस एक्टिवेट होकर फैलता है। ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल वायरस की तरह है। और वर्म ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसे किसी होस्ट की जरूरत नहीं। वो नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने आप फैलता है। वो एक कंप्यूटर से दूसरे में अपनी कॉपी बनाता जाता है और नेटवर्क की सारी बैंडविड्थ खा जाता है, जिससे पूरा नेटवर्क ठप पड़ सकता है। और ट्रोजन हॉर्स, इसका नाम तो ग्रीस की कहानी जैसा लगता है। और ये काम भी उसी तरह करता है। ये किसी काम के सॉफ्टवेयर जैसे कोई गेम या यूटिलिटी का भेस धर कर आता है। आपको लगता है कि आप एक अच्छी चीज डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर कुछ और ही कर रहा है। हाँ, उसे चलाने पर वो चुपके से आपके सिस्टम में एक चोर दरवाजा, एक बैकडोर बना देता है, जिससे हैकर आपके कंप्यूटर का कंट्रोल ले सकता है या आपकी जानकारी चुरा सकता है। इनसे बचने के लिए ही हम फायरवॉल जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, फायरवॉल आपके नेटवर्क का सिक्योरिटी गार्ड है। वो अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले सारे डेटा ट्रैफिक पर नजर रखता है और पहले से तय नियमों के आधार पर ये फैसला करता है कि किस डेटा को अंदर आने देना है और किसे ब्लॉक करना है। तो ये एक दीवार की तरह है। बिल्कुल, ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने की पहली और सबसे जरूरी दीवार है। एक और शब्द जो बार बार सुनाई देता है, कुकीज। हर वेबसाइट पूछती है एक्सेप्ट कुकीज। ये क्या भला है? कुकीज असल में छोटी टेक्स्ट फाइलें हैं। जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो वेबसाइट आपके ब्राउजर में एक छोटी सी कुकी छोड़ देती है। अच्छा। अगली बार जब आप उसी साइट पर वापस जाते हैं तो आपका ब्राउजर वो कुकी सर्वर को दिखाता है और सर्वर आपको पहचान लेता है। ये बहुत काम की चीज है। कैसे? इसी की वजह से आप वेबसाइट पर लॉगिन रहते हैं या शॉपिंग कार्ट में डाला हुआ सामान बाद में भी दिखता है। लेकिन इसका कोई डार्क साइड भी होगा? बिल्कुल। कुकीज का इस्तेमाल आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए भी किया जा सकता है। कौन कौन सी वेबसाइट पर आप जाते हैं, क्या सर्च करते हैं, ये सारी जानकारी इकट्ठा करके आपकी एक प्रोफाइल बनाई जा सकती है। इसका इस्तेमाल टारगेटेड विज्ञापन दिखाने के लिए होता है। सही पकड़ा। यहीं से प्राइवेसी की चिंताएं शुरू होती हैं। तो हमारे पास हार्डवेयर है, हमारे पास नक्शा भी है, लेकिन ये सब डिवाइस एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? उन्हें एक आम भाषा की जरूरत होगी और यहीं पर प्रोटोकॉल की भूमिका आती है। प्रोटोकॉल के बिना ये सब सिर्फ तारों और डब्बों का एक बेजान ढेर है। सही। प्रोटोकॉल नियमों का वो सेट है जो ये तय करता है कि डेटा को कैसे पैक किया जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, कैसे उसकी जांच होगी कि वो सही सलामत पहुंचा है या नहीं। ये नेटवर्किंग की आत्मा है। और इन दस्तावेजों में जो एक बात साफ होती है वो ये है कि ARPANET, जो इंटरनेट का पूर्वज था, उसने TCP/IP प्रोटोकॉल को जन्म दिया। हाँ, और वो आज भी इंटरनेट की रीढ़ है। यही तो असाधारण बात है। 1970 के दशक में बनाया गया एक प्रोटोकॉल आज भी हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। ये इसके डिजाइन की खूबसूरती को दिखाता है। TCP/IP को बहुत ही मजबूत और लचीला बनाया गया था। इसका मूल विचार ये था कि नेटवर्क खुद अविश्वसनीय हो सकते हैं। मतलब तारे कट सकती हैं, राउटर बंद हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन डेटा को फिर भी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। तो TCP/IP कैसे करता है? इसमें दो हिस्से हैं। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है और ये सुनिश्चित करता है कि सभी पैकेट सही सलामत पहुंचे।
और आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल हर पैकेट पर पता लिखता है और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। चाहे रास्ता कितना भी घुमावदार क्यों ना हो। बिल्कुल। इसी बातचीत में कुछ और शब्द भी आते हैं जिन पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। स्रोत इस अंतर को साफ करते हैं, और ये सिर्फ एक तकनीकी अंतर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका व्यवहारिक असर भी है। इंटरनेट हार्डवेयर का वैश्विक नेटवर्क है। केबल, सैटेलाइट, राउटर्स, सर्वर्स, ये कह सकते हैं सड़कें और हाईवे हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब उस हाईवे पर चलने वाली एक सर्विस है, जैसे कारें। वेब हमें ब्राउजर और HTTP जैसे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके वेब पेजों तक पहुंचने की अनुमति देता है। ईमेल जैसी दूसरी सर्विसेज भी तो इंटरनेट पर चलती हैं। जी, ईमेल, SMTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर, FTP, ये सब अलग-अलग सर्विसेज हैं। तो जब हम कहते हैं कि इंटरनेट डाउन है, तो मतलब कनेक्शन की समस्या है। लेकिन जब एक वेबसाइट नहीं खुलती, तो हो सकता है इंटरनेट ठीक हो, पर वो वेब सर्वर काम नहीं कर रहा हो। और इन वेब पेजों को बनाने की भाषा है HTML, और डेटा को स्टोर करने के लिए XML का जिक्र है। हाँ, XML का बड़ा योगदान ये था कि इसने डेटा को उसकी प्रेजेंटेशन से अलग कर दिया। HTML कहता है इस टेक्स्ट को बोल्ड करो, XML कहता है ये टेक्स्ट एक ग्राहक का नाम है। तो इससे सिस्टम्स का आपस में बात करना आसान हो गया। बहुत आसान हो गया। इतनी सारी कनेक्टिविटी के साथ जाहिर है सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन जाती है। स्रोत कंप्यूटर वायरस का जिक्र करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जी, ये तो बस शुरुआत है। क्या इन स्रोतों में डेटा को सुरक्षित रखने के तरीकों, जैसे एन्क्रिप्शन या फायरवॉल, के बारे में भी बात की गई है? हाँ, संक्षेप में बात हुई है। वे बताते हैं कि कैसे HTTP, जो वेब का मूल प्रोटोकॉल था, वो असुरक्षित था। मतलब कोई भी डेटा पढ़ सकता था? कोई भी पढ़ सकता था, जैसे आपके पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर। इसी समस्या को हल करने के लिए HTTPS यानी HTTP सिक्योर का उदय हुआ। यह आपके ब्राउजर और सर्वर के बीच एक सुरक्षित सुरंग बनाने जैसा है। वो जो ब्राउजर में छोटा सा ताला दिखता है? बिल्कुल। जब आप वो ताला देखते हैं तो आप HTTPS को काम करते हुए देख रहे होते हैं। ये आज के इंटरनेट का एक मूलभूत सुरक्षा स्तंभ है। सुरक्षा वाले इससे में एक अजीब बात भी है। एक सवाल है, एक छोटी फाइल जिसे एक वेब सर्वर आपकी मशीन पर स्टोर कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? और स्रोत में इसका जवाब क्रैकर दिया गया है। हाँ, ये बहुत असामान्य है। हम सब तो उसे कुकी के नाम से जानते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। इंडस्ट्री का मानक शब्द तो कुकी ही है। ये छोटी टेक्स्ट फाइलें होती हैं जो वेबसाइटों को आपको याद रखने में मदद करती हैं, जैसे लॉगिन या शॉपिंग कार्ड। जी। क्रैकर शब्द का इस्तेमाल तो आमतौर पर उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो सिस्टम को हैक करता है। हो सकता है ये स्रोत किसी पुराने दस्तावेज से हो या किसी खास एकेडमिक संदर्भ से, या ये सिर्फ एक टाइपिंग की गलती भी हो सकती है। हो सकता है। लेकिन ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे तकनीकी शब्दावली कभी-कभी बदल सकती है। और आखिर में स्रोत एक बिल्कुल अलग दिशा में जाते हैं और तर्क यानी लॉजिक से जुड़ी दो अवधारणाओं को छूते हैं, टॉटोलॉजी और फैलेसी। टॉटोलॉजी एक ऐसा कथन है जो हमेशा सच होता है और फैलेसी हमेशा झूठी होती है। नेटवर्किंग के साथ इसका क्या संबंध है? ये थोड़ा अलग थलग सा लगता है। पहली नज़र में ऐसा लग सकता है, पर नेटवर्क प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करते समय इंजीनियरों को ये सुनिश्चित करना होता है कि नियमों के सेट में कोई फैलेसी या तार्किक विरोधाभास न हो। अच्छा, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? अगर नियमों में कोई विरोधाभास है तो डेटा पैकेट एक अंतहीन लूप में फंस सकते हैं, जिसे राउटिंग लूप कहते हैं। प्रोटोकॉल के हर नियम को तार्किक रूप से हमेशा सही होना चाहिए, एक टॉटोलॉजी की तरह, ताकि नेटवर्क हर स्थिति में मजबूती से काम कर सके। कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 पे नहीं चलते हैं, वो सख्त तर्क के नियमों पर भी चलते हैं। तो कुल मिला के हमने एक नेटवर्क बनाने की जरूरत से शुरुआत की, उसके हार्डवेयर को देखा, उनका नक्शा मतलब टोपोलॉजी को समझा, और फिर उस भाषा यानी प्रोटोकॉल को जाना जो इस पूरी व्यवस्था को जिंदा करती है। बिल्कुल। नेटवर्किंग सिर्फ तकनीक नहीं है, ये हमारी आधुनिक दुनिया का डिजिटल नर्वस सिस्टम है। इन मूल बातों को समझना एक साधारण रिपीटर से लेकर TCP/IP तक हमें उस जादू को समझने में मदद करता है कि हम कैसे जुड़ते हैं, साझा करते हैं और संवाद करते हैं। आज की हमारी चर्चा नेटवर्किंग की नींव पर थी। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज्यादा जुड़ती जा रही है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अरबों नए डिवाइस, स्मार्ट फ्रिज से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक, हाँ, ये सब जब इस नेटवर्क का हिस्सा बन रहे हैं, तो क्या हमारी ये मूलभूत टोपोलॉजी और प्रोटोकॉल भविष्य की मांगों को पूरा कर पाएंगे?
क्या भविष्य का नेटवर्क आज के नेटवर्क जैसा ही दिखेगा या हमें इसे बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन करना होगा?